कैसे एक दूसरे को दोनों चीजें इम्पेक्ट करती हैं उसके बारे में जानेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, या इससे आप कह सकते हो इन्वायरमेंट के भी, दोनों के कंपोनेंट एक से ही होते हैं। और इससे कैसे एक दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं लाइफ को अर्थ के ऊपर, कि कैसे जीवन चलेगा, क्या क्या चीजें होंगी। तो इसमें दो कंपोनेंट वही आएंगे जो हम पहले भी देखते आ रहे थे। एक तो बायोटेक, मतलब लिविंग, जिन चीजों में लाइफ है, एक तो वो कंपोनेंट। दूसरे अबायोटिक, जिनमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग कंपोनेंट। और इन कंपोनेंट्स का काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर। बायोटेक कंपोनेंट में ह्यूमन बीइंग, साथ में आप प्लांट, साथ में आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, इनको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। छोटे छोटे बैक्टीरिया, सेल्स, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बायोटेक कंपोनेंट में आती हैं। और अबायोटिक में कुछ फैक्टर जैसे लाइट, जो लाइफ को डिसाइड करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साथ में रेनफॉल, जो वेजिटेशन को भी डिसाइड करता है, साथ में लाइफ की रहने की जो कंडीशन है उनको भी डिसाइड करता है, साथ में टेम्परेचर। टेम्परेचर से बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है, भाई कहाँ पर कौन सा लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग पाया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है। और इसके अलावा एटमोस्फियर, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो अबायोटिक फॉर्म में इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। इसके अलावा सैलिनिटी, कितना नमक या सॉल्ट है, उससे भी लाइफ डिसाइड होती है। और अदर फैक्टर में आप एल्टीट्यूड को भी गिन सकते हो। ये सारी चीजें होती हैं। कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि बायोटेक और अबायोटेक कंपोनेंट कौन से हैं, तो उसके लिए इन्हें बस थोड़ा सा जानना जरूरी होता है कि भाई इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस बायोटेक कंपोनेंट में हम लोग ह्यूमन बीइंग के बीच रिलेशन, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, और एनवायरनमेंट ने भी ह्यूमन बीइंग के ऊपर डाला है। और एक पूरा हिस्ट्री हमें दिखाई देता है कि ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट कैसे चला है। प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते। कहीं ना कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल चेंज होते हैं, उस एक्सटर्नल चेंज को बैलेंस करने की ताकत होती है। चाहे प्लांट हो या अदर कोई क्रिएचर हो, वो इतना ज्यादा नेचर पे इम्पैक्ट नहीं डालता कि एक्सटर्नल फैक्टर्स नेचर को चेंज कर सके, बल्कि अपोजिट होता है। नेचर एक्सटर्नल फैक्टर को बैलेंस करता है और उन चीजों को नॉर्मल कर देता है। जैसे किसी भी जगह अगर प्लांट ज्यादा है, तो वहां पर कुछ ऐसे क्रिएचर हो जाएंगे जिसकी वजह से प्लांट को वो खा लेंगे, जैसे हिरन है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया। लेकिन जो चीज बैलेंस नहीं हुई, उसमें एक पहला फैक्टर है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ने इतना इम्पैक्ट डाला कि उसने नेचर में ही चेंज कर दिया। शुरुआती स्टेज में जो ह्यूमन बीइंग ट्राइबल थे, हंटर थे, उन्होंने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला।
लेकिन आगे चल के जैसे जैसे आप देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट बढ़ता जाएगा नेचर के ऊपर, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं नेचुरल एनवायरनमेंट में भी चेंज आएगा। तो कैसे ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के रिलेशन चले, ये हमारा आज का थोड़ा सा थीम होगा, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए कि भाई ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पर ज्यादा ना पड़े, यूनाइटेड नेशन ने 2015 में अपने कुछ गोल डिसाइड किए थे, जिन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि ह्यूमन बीइंग को ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए जिससे नेचर पर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, और ये जो रिसोर्स है आज की जनरेशन के साथ साथ नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी अवेलेबल हो, इस चीज को भी रखने की बात करते हैं। तो ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी न्यूज में भी रहता है। देखो अलग अलग थ्योरी चलती हैं। कुछ थ्योरी वो बोलती है कि भाई ह्यूमन बीइंग का रोल काफी ज्यादा बड़ा है, और क्योंकि इस नेचर को बनाया गया है ह्यूमन बीइंग के लिए, इसलिए ह्यूमन बीइंग का राइट बनता है कि वो इन्वायरमेंट से जो चीज लेना चाहे ले ले। ये एक फिलोसॉफी चलती है कि ह्यूमन बीइंग के लिए सारी चीजें बनी है, तो ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट से क्यों नहीं ले सकता। लेकिन इस थ्योरी को बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। बोलते हैं ह्यूमन बीइंग के अलावा इस अर्थ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, एनिमल हैं, साथ में प्लांट हैं, उनके भी अपने राइट हैं। तो जितना हक ह्यूमन बीइंग का बनता है उतना ही हक इन प्लांट और इनका भी बनता है। और ह्यूमन बीइंग के पास सिर्फ माइंड ज्यादा है, इस वजह से वो कंट्रोल नहीं कर सकता एनवायरमेंट को। ठीक है, उसके पास माइंड ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल के राइट नहीं है, उनको भी अपना शेल्टर बनाने का पूरा राइट है। तो यहीं से बात उठी भाई कैसे बैलेंस किया जाए इस चीज को, कि ह्यूमन बीइंग अपनी नीड पूरी कर ले और साथ में एनवायरमेंट को कंजर्व भी किया जा सके। और यहीं से एक बात गांधी जी की जो फिलोसॉफी से निकलती है। गांधी जी बोलते थे एनवायरमेंट के पास या नेचर के पास जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उन सब की नीड को पूरा करने के लिए काफी रिसोर्स हैं। अगर हर ह्यूमन बीइंग अपनी नीड पूरा करना चाहता है तो उसके लिए काफी रिसोर्स नेचर के पास हैं। बट नेचर के पास किसी भी ह्यूमन बीइंग की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। मतलब इवन सिंगल ह्यूमन बीइंग की ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकता नेचर। यहीं से बात आती है भाई नीड क्या होती है और ग्रीड क्या होती है। नीड मतलब ऐसी बेसिक चीजें जो हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कपड़ा, रोटी, मकान। ग्रीड मतलब जो नीड से आगे है, हमारी इच्छा, कि हमें अभी साइकिल से जा रहे थे तो साइकिल में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कई बार ठंडी हवा लगती है, कई बार गर्म हवा लगती है। इससे बढ़िया क्या करते हैं, बाइक खरीद लेते हैं। बाइक के बाद फिर हम लोग कार पे आ गए, फिर कार में देखा ट्रैफिक है, फिर हम बोले एरोप्लेन खरीद लेते हैं। तो ये ग्रीड है। धीरे धीरे जब हम नीड से आगे बढ़ जाते हैं या चीजों को कलेक्ट करने लग जाते हैं, उससे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज की जो फिलोसॉफी है वो कहीं ना कहीं गांधी प्रिंसिपल को ही फॉलो करती है कि भैया नीड रखो, ग्रीड नहीं। और इसी को यूनाइटेड नेशन ने, जो वर्ल्ड की पार्लियामेंट है, 2015 से लेकर 30 तक पूरी दुनिया के लिए
कुछ गोल डिसाइड किए हुए, कैसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, और उन गोल का नाम है एसडीजी गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इनसे हर बार क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गोल कौन से हैं। लगभग टोटल 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और आज के वर्ल्ड में जो भी काम होता है, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो इन एसडीजी गोल को ध्यान में रख के होता है। इंडिया की भी चाहे एजुकेशन पॉलिसी बने या हेल्थ पॉलिसी बने, उसमें भी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ध्यान रखा जाता है। और हमारी एक थिंक टैंक नीति आयोग, वो एक इंडेक्स भी निकालती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, जिसमें अलग अलग स्टेट की परफॉर्मेंस को दिखाया जाता है कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में कितना बड़ा रोल प्ले किया। इस मामले में सबसे अच्छा जो परफॉर्म करता है वो है केरला। साथ में साउथ इंडिया के और भी स्टेट है जैसे कर्नाटका। नॉर्थ इंडिया काफी ज्यादा पीछे है। तो इस इंडेक्स में बार बार उन चीजों को दिखाया जाता है और कोशिश की जाती है कि बैलेंस किया जाए डेवलपमेंट को और साथ में फ्यूचर नीड्स को भी, जिससे हम क्लाइमेट के साथ 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 मिलके चल सके। तो ये कुछ चीजें जो ह्यूमन बीइंग की चली और कुछ थ्योरी चली। अब अगली बात आती है कि भाई रिलेशन रहा कैसा है हिस्ट्री में, कैसे इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग का रिलेशन रहा है। क्या शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही ह्यूमन बीइंग ने इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया नेचर पे? तो स्टार्टिंग फेज में ह्यूमन बीइंग ने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाला। एंशियंट टाइम में ह्यूमन बीइंग भी एक तरीके का सा एक नॉर्मल क्रिएचर हुआ करता था और वो फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट। तो जैसे प्लांट था, जैसे अदर स्पीसीज थे, ऐसे ह्यूमन बीइंग भी था। और ये क्या करता था, कुछ चीजें ये लेता था टेकर और कुछ चीजें देता था। ह्यूमन बीइंग भी फॉरेस्ट में रहता था और इसकी ज्यादातर जरूरतें फॉरेस्ट से ही पूरी होती थी। ये कुछ फ्रूट मिले उनको खा लिया, साथ में इसने सीड्स को जाने अनजाने बिखेर दिया। फ्रूट इसने खाया, सीड्स इसने फैला दिए और उन सीड से प्लांट बन गया। तो मतलब ह्यूमन बीइंग ने भी रोल प्ले किया नेचर को बैलेंस करने में। ऐसे ही अभी सारे बर्ड्स और भी जो एनिमल है वो सब करते हैं, वो भी इन सीड्स को फैला देते हैं, ऐसे ही ह्यूमन बीइंग करता था। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब बैलेंस चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे शुरुआत में ह्यूमन बीइंग को डर लगता था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जैसे रेनफॉल ज्यादा हो जाती थी, तब उसे डर लगता था। थंडरिंग हो जाती थी, लाइटनिंग, तब उसे डर लगता था। तो ह्यूमन बीइंग डरता था और अदर एनिमल की तरह काम करता था। तो शुरुआत में ये भी इन्वायरमेंट का एक फैक्टर हुआ, जैसे अदर फैक्टर्स थे ऐसे ये भी था। फिर धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ने कुछ बस्तियां बना ली, कुछ घर बना लिए कि भाई अब एक जगह रहेंगे, ग्रुप में हम लोग रहेंगे, ट्राइबल के रूप में ग्रुप बना लेते हैं। यहां से ह्यूमन बीइंग ने कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब घर बनाना है तो फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, साथ में बांस की लकड़ियां या जैसी भी चीजें उनको लगाना पड़ेगा। तो यहां से वो मॉडिफायर
थोड़ा सा चीजों को चेंज करने लगा अपने हिसाब से। फिर धीरे धीरे और ह्यूमन बीइंग की नीड बढ़ी, ग्रीड बढ़ी, और फिर वो धीरे धीरे चेंजर भी हो गया। अब वो एग्रीकल्चर भी करने लगा। बोले अब अच्छा नहीं लग रहा है बार बार जंगल में जाना। जंगल में जाते हैं, 5 लोग जाते हैं, 4 वापस आते हैं, एक को शेर खा गया, बड़ा रिस्क है, क्यों ना एग्रीकल्चर कर लिया जाए, एक ही जगह आराम से फूड उगे। तो ह्यूमन बीइंग चेंजर हो गया। और फिर उसके बाद जब उसके पास टेक्नोलॉजी आई तो वो नेचर का डिस्ट्रॉयर भी हो गया और अपने आप को मास्टर मानने लग गया नेचर का। तो अभी जो एनवायरमेंट और ह्यूमन बीइंग का रिलेशन था वो धीरे धीरे एनवायरमेंट के एक फैक्टर से डिस्ट्रॉयर तक पहुंच गए कि उसने एनवायरमेंट को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दी। उसे लगा कुछ रिस्क है फॉरेस्ट में तो उसने आग लगा दी। उसे लगा और सारी चीजें रिस्क हैं तो उसने और अलग अलग चीजों का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहां से कहीं ना कहीं दिक्कत होना स्टार्ट भी हुई। और फिर उसके बाद एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इसका मतलब क्या होता है? वैसे टर्म्स अपने आप में बता रही है, डिग्रेडेशन मतलब किसी चीज का डिक्रीज होना। तो शुरुआत में ह्यूमन बीइंग ने कुछ भी डिग्रेडेशन नहीं किया क्योंकि वो भी फ्रूट लेके आता था, सीड्स भी फैलाता था, तो सारी चीजें कंट्रोल में थी। लेकिन जब एक्सटर्नल फैक्टर इतना ज्यादा हो जाए कि इंटरनल फैक्टर या नेचुरल फैक्टर उसको कंट्रोल ना कर पाए तो उसी को कहते हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। जैसे ह्यूमन बीइंग ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं और मान लेते हैं एनुअली ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज हो रहा है वो 100 लीटर, और ह्यूमन बीइंग शुरुआत में यूज कर रहा था 50 लीटर, तो 50 लीटर बच जा रहा था। धीरे धीरे वो इसको 120 ले गया, फिर 150 ले गया, फिर 200। क्या हुआ? 100 लीटर रिचार्ज हुआ, डिमांड कितनी? 200 लीटर। तो अब क्या होगा? ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, वाटर लेवल फॉल हो जाएगा और इस वजह से इस एरिया में ड्रॉट आ जाएगा। और ड्रॉट का आना मैन मेड एक्टिविटी से, इसी को हम क्या कह सकते हैं? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो एनवायरमेंट की कंडीशन जैसी थी उससे हालत खराब हो जाए। जैसे अभी आपको दिखता है दिल्ली एनसीआर में जो एयर पॉल्यूशन है, इसमें नेचुरल कॉज से बहुत बड़ा रोल ह्यूमन बीइंग का है। ह्यूमन मेड एक्टिविटी ने दिल्ली एनसीआर में एयर पॉल्यूशन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। तो एयर पॉल्यूट होना ये भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का एग्जांपल है। पहले एयर क्वालिटी बहुत अच्छी थी, धीरे धीरे एयर क्वालिटी डिग्रेड होती गई। तो ऐसे एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन आता है। धीरे धीरे हम जो घर बनाते जाते हैं उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उनको काटा जाता है, वो भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का है। साथ में आप देखेंगे रिवर जो वाटर है वो कितना ज्यादा खराब होता जा रहा है। गंगा रिवर का वाटर हो या अदर इंडियन रिवर हो, वो भी किसका एग्जाम्पल है? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। अमेजोन फॉरेस्ट में, जिसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, उसमें आग लगना या वहां के फॉरेस्ट को काट के अपनी चीजों के लिए यूज करना, वो भी किसका एग्जाम्पल है? एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन पे होने लगा और उसने नेचुरल चीजों को, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो,
चाहे वो लैंड हो, उसको धीरे धीरे डिग्रेड करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग का एक बड़ा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ने लगा और वो अपने आप को मास्टर मानने लगा। अब बात आती है कि भाई ये चेंज चली कैसे, कैसे ह्यूमन बीइंग इतना पावरफुल हो गए। तो इसके कुछ स्टेप्स हमें दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं अचानक ये सारी चीजें हुई। शुरुआती कुछ मिलियंस ईयर्स में ह्यूमन बीइंग ने ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाला, वो नॉर्मल काम ही करता था। जैसे शुरुआत में जो ह्यूमन बीइंग था, जो ट्राइबल लेवल पे था, जो फॉरेस्ट में रहता था, उसका जो वर्क था हंटिंग एंड फूड कलेक्शन। हंटिंग करता था और साथ में फूड का कलेक्शन करता था। इससे कुछ भी दिक्कत नहीं होती थी एनवायरमेंट। जैसे अभी भी आप देखते हैं बहुत सारे एनिमल छोटे एनिमल को हंट करते हैं। लॉयन हिरन को हंट करता है। इससे उल्टा फायदा होता है कि भाई लॉयन को डियर को हंट करने से फूड मिला, और डियर अगर ज्यादा हो जाएंगे तो ग्रास को ज्यादा खाएंगे और कहीं ना कहीं ग्रीनरी खत्म होगी। तो लॉयन एक तरीके से बैलेंस करने वाला हो गया नेचर का। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग के साथ था, वो भी ये सारी चीजें करता था कि वो नेचर में बैलेंस का रोल प्ले करता था। हंट करता था उन एनिमल को जिनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये पहला स्टेज ह्यूमन बीइंग ने स्टार्ट किया। धीरे धीरे ये ट्राइबल लोग कुछ ग्रुप में रहने लगे और ह्यूमन बीइंग को वैसे भी बोला जाता है कि वो एक सोशल एनिमल है। उसे कुछ चीजों के साथ रहना पसंद है, झुंड में रहना पसंद है। और झुंड में रहने के कुछ रीजन थे। एक तो अपनी सिक्योरिटी, दूसरा अगर सारे साथ में मिलकर शिकार करेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे हेल्प मिले। फिर इंसान को लगा इतना ज्यादा परेशानी, हंटिंग के लिए जाते हैं पूरा दिन निकल जाता है, कई बार कुछ चीज मिलती है कई बार नहीं मिलती। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि हम लोग एक प्लेस पे रहने लग जाएं और वहां पे हमें फूड अवेलेबल हो? तब इंसान ने देखा कि मैंने कुछ दिन पहले एक आम खाया था और आम की जो गुठली थी उसको छोड़ा, और मैंने फिर देखा इस आम की गुठली की जगह यहाँ पे प्लांट हो गया। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? तब इंसान ने एग्रीकल्चर वर्क करना स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट होने के बाद अब परमानेंट सेटलमेंट होने लगा। जो ट्राइबल ग्रुप थे वो शिफ्ट होते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उन्हें आसानी से हंटिंग करने के लिए नहीं मिलता था। एग्रीकल्चर का डेवलप होते ही ह्यूमन बीइंग ने परमानेंट सेटलमेंट बनाना कर दिया और उसने अपने हाउस बनाने स्टार्ट कर दिए और यहीं से विलेज बनना स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर वर्क ने उसे फूड अवेलेबल करा दिया, और फूड भी बहुत कम रिस्क के साथ। रिस्क नहीं है, अब सिंपल सा है, सीड्स लो, अच्छा पानी लो और अच्छी लैंड की जुताई करो और धीरे धीरे आप लोगों को हेल्प मिलने लगेगी। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर जो वर्क है उसने कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग को काफी पावर दी, उसे एम्पावर किया। अब 5 लोगों को शिकार करके जाने के बाद एक रह जाए वहीं पे या शेर उसको मार दे, वो दिक्कत नहीं थी। तो इंसान थोड़ा फॉरेस्ट से बाहर निकल के अपनी परमानेंट सेटलमेंट पे ध्यान देने लगा। यहां तक भी सारी चीजें ठीक थी, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर कर रहा था उससे कहीं ना कहीं बैलेंस भी हो रहा था। साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ इकोसिस्टम भी डेवलप हो रहा था।
क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स को कुछ खाने के लिए मिल रहा था। फिर उसके बाद इससे अगला स्टेप जो ह्यूमन बीइंग का आया, एग्रीकल्चर वर्क के बाद धीरे धीरे वो कुछ एनिमल को पालने लगा। एनिमल को पालने का रीजन क्या था? एक तो उसे मीट चाहिए था, साथ में उसे मिल्क मिल सकता था, साथ में अदर कुछ प्रोडक्ट जिनके थ्रू अपने वो क्लॉथ, ये सारी चीजें बना सकता था। इसके लिए ह्यूमन बीइंग ने एनिमल को पालना स्टार्ट किया, क्योंकि इससे उसे भी फायदा था और इससे भी ज्यादा डिग्रेडेशन नहीं हुआ एनवायरनमेंट का। अभी भी चीजें कंट्रोल में थी, तो सारी चीजें अच्छी चल रही थी क्योंकि अभी भी नेचर में बैलेंस था। लेकिन अगला जो फोर्थ स्टेज आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब इंसान ने डेवलप करना स्टार्ट की, तब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन में अपना रोल प्ले करने लगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, जैसे आयरन के बारे में इंसान को जब पता चला, तो आयरन से आप बहुत जल्दी फॉरेस्ट काट सकते हो, तो उसने बड़े लेवल पर फॉरेस्ट को काटना स्टार्ट कर दिया। तो आयरन से कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इंक्रीज हो गया और इससे क्या हुआ, इतनी जल्दी प्लांट ग्रो नहीं हो रहे नेचर में जितनी जल्दी उनको काटा जा रहा है। धीरे धीरे प्लांट कम होते गए, ग्रीनरी कम होती गई। उसके बाद इंसान ने फायर, आग, इसका भी यूज करना स्टार्ट कर दिया। और कई बार जब उसे लगता था कि यहाँ सिक्योरिटी का खतरा है, तो वो फॉरेस्ट को जला देता था। फिर धीरे धीरे उसने अलग अलग टाइप के वेपन बनाना स्टार्ट कर दिया, साथ में व्हील, पहिया जब आया तो उसने ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम के बाद ह्यूमन बीइंग ने कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन में रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया और एनवायरनमेंट धीरे धीरे काफी ज्यादा वीक होता गया। और इसकी शुरुआत जो सबसे ज्यादा दिखाई जाती है 18 सेंचुरी 1750 यूके ब्रिटेन में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले फिर भी चीजें बहुत सारी बैलेंस थी, लेकिन 18 सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसके बाद चीजें अनबैलेंस होने लगी और फिर इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ने लगा एनवायरनमेंट के ऊपर ह्यूमन बीइंग का। तो ये हमने कुछ स्टेज देखी कैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन चला। सबसे पहला ट्राइबल वाला, हंटिंग और फूड कलेक्शन, इससे एनवायरनमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। दूसरा एग्रीकल्चर वर्क, इससे भी इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा। एनिमल रियरिंग, एनिमल को पालना, उससे भी ठीक था। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टाइम के बाद, और उसमें भी 18 सेंचुरी के बाद, धीरे धीरे एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन करने की या एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की पावर ह्यूमन बीइंग के पास आने लगी और इससे एनवायरनमेंट पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालता है और कोई चीज नहीं? तो एनवायरनमेंट भी ह्यूमन बीइंग पे इम्पैक्ट डालता है। कैसे? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें दिखते हैं जिनके बेस पर एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। एनवायरनमेंट
इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, ह्यूमन बीइंग की बॉडी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे बायो फिजिकल कंट्रोल, वेदर एंड क्लाइमेट से कहीं ना कहीं हमारी जो रूटीन वाली चीजें हैं कि क्या फूड हम खाएंगे, साथ में क्या हम उस टाइम ज्यादा वर्क करेंगे या नहीं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। जैसे अगर हम लोग कोल्ड एरिया में रहने वाले हैं, ठंडे एरिया में, तो ठंडे एरिया में रहने वाले लोग ऐसी चीजें खाएंगे जिससे उनकी बॉडी में हीट जनरेट हो। जैसे उनके वहां नॉन वेज खाना नॉर्मल होगा, क्योंकि बॉडी में हीट जनरेट करना है। इसलिए आप देखेंगे कोल्ड एरिया में जो जो लोग रहते हैं वो लोग नॉन वेज खाते हैं। साथ में एल्कोहल इनके ट्रेडिशन का एक पार्ट होगा, वो भी बॉडी को हीट करता है। वहीं अगर आप वार्म एरिया में रहते हो, गर्म वाले एरिया में, तो वहां पर आपकी बॉडी में पहले से हीट ज्यादा है, आप थोड़ा सा अपना को ठंडा करने की कोशिश करोगे, तो वहां वेज खाना खाया जाएगा, नॉन वेज को बेकार माना जाएगा। साथ में एल्कोहल को भी अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे बॉडी में हीट जनरेट होती है। इसलिए आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रियों में बोलेंगे वार्म वेलकम, क्योंकि वहां पर ठंड है, तो गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है। इंडिया में बोलेंगे नमस्ते जी, हैंड शेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, दूसरे की हीट नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का इम्पैक्ट हमारी इन चीजों पे दिखता है। साथ में अगला जो एस्पेक्ट हमारे बिहेवियर पर, चेंज, ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी के टाइम पर हम लोग वर्क कम कर पाते हैं। सर्दियों के टाइम आप देखेंगे नींद बहुत ज्यादा आती है, स्लीपिंग, और जो पोल वाले एरिया हैं वहां पर 24 आवर्स का नाइट होता है, कई बार 24 आवर्स का दिन होता है। तो वहां पर जो रहने वाले ह्यूमन बीइंग है उनके बिहेवियर को कौन कंट्रोल करता है? एनवायरनमेंट। और जब ज्यादा ठंड पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर भी पड़ता है, क्योंकि हम लोग वर्क सही से नहीं कर पाते, थोड़ा सा इरिटेशन होता है। तो हमारे बिहेवियर को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है एनवायरनमेंट। और अगली बात, हम लोग कहाँ पे रहेंगे? रिसोर्स। रिसोर्स भी नेचर ने कलेक्ट करके रखे। जैसे आप देखेंगे गल्फ कंट्रियों में काफी ज्यादा ऑयल और गैस मिलता है, तो रिसोर्स ये चाहिए इस पूरी दुनिया को, लेकिन है कहाँ? किसी एक कंट्री में। तो जो वहां के लोग हैं उनको बेनिफिट होगा। गल्फ कंट्रियों की इकोनॉमी ज्यादातर ऐसी एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, और जो वहां के नहीं है उन्हें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही वाटर, जहां जहां रिवर है या वाटर है, वहां वहां सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ। जैसे हमारे देश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर ह्यूमन सेटलमेंट डिसाइड होता है,
और रिसोर्स किसने डिसाइड किए? कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट। तो इसलिए हमें बैलेंस रहना पड़ता है। तो ये हमने देखा ह्यूमन बीइंग पर एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट। और ह्यूमन का एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट भी कई कंडीशन में दिखाई देता है। एक तो हमने जो प्रोसेस देखा उसमें ही देखा कि कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग ने इम्पैक्ट डाला। इसके अलावा और एक्टिविटी जो आज के टाइम में की जाती है उनसे भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ह्यूमन बीइंग का इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जिसमें सबसे पहला माइनिंग। हम लोग जो माइनिंग करते हैं लैंड के नीचे, उसके लिए पहले तो वहां के जो फॉरेस्ट है उसको हटाया जाता है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज करके लैंड के नीचे से हम लोग रिसोर्स निकालते हैं। तो इस माइनिंग एक्टिविटी से कहीं ना कहीं उस आसपास के एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देखेंगे झारखंड का जो जमशेदपुर वाला एरिया है या छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया में जो है, वहां पे काफी ज्यादा माइनिंग होती है। और माइनिंग की वजह से वहां के जो रिसोर्स हैं वो काफी ज्यादा डिग्रेड हो गए। वहां की वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी सब काफी ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है। और इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू से ही सबसे ज्यादा कोल, साथ में आयरन की माइनिंग होती है। तो जो एरिया रिसोर्स के मामले में रिच है वहां पर डिग्रेडेशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि उस रिसोर्स को निकालने के लिए उसको हमें खोदना पड़ेगा। साथ में एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे अभी आप देखते हैं इंडस्ट्रियल 4.0, नई टेक्नोलॉजी के साथ आ गया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफी ज्यादा है। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतना ज्यादा इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा। जैसे इंसान सबसे पहले बैलगाड़ी यूज करता था, उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, लेकिन अभी जो एरोप्लेन यूज करता है उसका काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। पहले हम लोग वेपन के लिए कुल्हाड़ी, लाठी ये यूज करते थे, अब हम लोग न्यूक्लियर बम यूज करते हैं। तो इस न्यूक्लियर बम का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पहले जो हम लोग हथियार यूज करते थे लड़ने के लिए। साथ में धीरे धीरे जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट का डेवलपमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। लेकिन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट में भी चेंज हो रहा है, वहां के लोगों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, आसपास में जो एनिमल्स या प्लांट हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और अर्बनाइजेशन होने की वजह से कई बार आपको फ्लड ये दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने जो आसपास का एरिया था रिवर का उसको कैच कर लिया। जैसे दिल्ली में जो फ्लड आई, ये अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट। या आप हिमाचल प्रदेश में जो फ्लड देखी, या 2013 में केदारनाथ ट्रेजेडी देखी, ये इस अर्बनाइजेशन का या ह्यूमन सेटलमेंट का इम्पैक्ट। और इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के चेंज में ह्यूमन बीइंग ने रोल प्ले किया है। साथ में अब अलग अलग तरह की एडवांस एग्रीकल्चर भी आ गई है,
इसमें हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे सीड्स, हाइब्रिड सीड्स, जेनेटिक सीड्स का यूज करने लगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जब हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो इकोसिस्टम में है जो क्रॉप के आसपास रहने वाली लिविंग चीज हैं उनकी डेथ हो जाती है, चाहे वहां स्नेक रहते हों, चाहे रैट्स रहते हों, या छोटी मोटी चिड़िया हैं, जो भी बर्ड्स हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग ने होता है। अगली बात आती है सॉल्यूशन क्या है, कि भाई ये सारी चीजें हुई, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्योंकि जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है इसको एक कंट्री या एक सोसाइटी सॉल्व नहीं कर सकती, इसको सॉल्यूशन देने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, एनवायरनमेंट एजुकेशन, सबको ये बताना एनवायरनमेंट का क्या रोल है हमारी लाइफ में। जैसे हम लोगों ने बताया कि भाई वन हेल्थ पॉलिसी, कोविड के बाद हमें समझ आया कि भैया वन हेल्थ पॉलिसी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हमने बोला एनिमल हेल्थ, ह्यूमन बीइंग हेल्थ, फॉरेस्ट हेल्थ, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है। एक को भी अगर दिक्कत हुई तो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिक्कत होने वाली। तो वन हेल्थ पॉलिसी पे हमें ध्यान देना चाहिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। साथ में हम लोग अवेयरनेस के लिए मास मीडिया कैंपेन भी चला सकते हैं। उस मीडिया में टीवी भी है, साथ में सोशल मीडिया है, लोगों को अवेयर करने के लिए। जैसे क्लीन इंडिया मिशन हम लोगों ने चलाया, ऐसे ही ग्रीन इंडिया मिशन चलाया जा सकता है। एक पर्सन काफी ज्यादा फेमस है, ईसा योगा फाउंडेशन के सतगुरु, उन्होंने कावेरी कॉलिंग, जिसमें उन्होंने वहां के लोकल लोगों से मिलकर प्लांट लगाने का सोचा कावेरी बेसिन में। ऐसे कैंपेन हम लोग और भी चला सकते हैं, जिससे कि उस कावेरी रिवर को और आसपास के एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। साथ में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ले सकते हैं। कैसे फॉरेस्ट को जल्दी से डेवलप किया जाए, फॉरेस्ट को कितनी जल्दी हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ग्रीनरी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस चीज का यूज करके भी हम एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं, जिसमें हम लोग करते भी हैं वाटर हार्वेस्टिंग। साथ में जहां पर वाटर ज्यादा अवेलेबल है वहीं पर राइस की क्रॉप हो, ये नहीं कि जहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है वहां पे भी राइस की क्रॉप हो रही है। जैसे पंजाब हरियाणा वाला एरिया वाटर के मामले में इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी वहां पे राइस की क्रॉप होती है, तो वो हमारे लिए फायदे का चीज नहीं है। उस थॉट को हमें चेंज करना पड़ेगा। साथ में हम लोग यूथ को, जो फ्यूचर में सारी चीजों को लीड करेगा, कुछ पॉलिटिशियन बनेंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, उन यूथ को साथ में लाया जा सकता है और इनको सिखाया जा सकता है। जैसे एक वुमेन काफी ज्यादा फेमस है, ग्रेटा थनबर्ग, जो इन्वायरमेंट के लिए लड़ती रहती है, और उनकी स्टोरी भी काफी इंस्पायर है।
कि वो अपने स्कूल का एक दिन फ्राइडे उनके जो मेयर्स हैं म्युनिसिपैलिटी के, उनके ऑफिस के आगे बिताती थी। शुरुआत की खुद से, फ्राइडे डेली वो प्रोटेस्ट करती थी। धीरे धीरे सबकी नजर उन पे पड़ी, ये करती क्या है। तो वो बोलती है मैं फ्यूचर को बचाने के लिए अपने लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ। और धीरे धीरे उसके साथ बहुत सारे लोग आते गए और फिर एक बड़ा मूवमेंट बन गया। और फिर ग्रेटा थनबर्ग को यूनाइटेड नेशन में भी मौका मिला। तो ऐसे हम लोग यूथ को लिंक करके भी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन किसी ना एक सोसाइटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे हर इंडिविजुअल पर्सन को उठाना पड़ेगा, तभी उसके बाद इसका सॉल्यूशन मिले। तो ये सारी चीजें उसमें। तो हमारा जो पहला यूनिट था उसका जो पहला चैप्टर है और साथ में सेकंड चैप्टर ह्यूमन और एनवायरमेंट रिलेशन, वो आज खत्म हो चुका है। कल हमने कुछ बेसिक चीजें जानी, आज हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच रिलेशन, उससे क्या क्या चीजें पड़ती है उसके बारे में जाना। तो ये आज की क्लास थी। अगर आपको कोई डाउट हो तो